हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं जब आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो क्या पढ़ा रहा था मैं आपको लास्ट क्लास में? हमने पढ़नी चालू की थी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पढ़नी चालू की थी, क्या पढ़नी चालू की थी बच्चों? हमने पढ़नी चालू की थी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, करी थी स्टार्ट। तो बेटा जब मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ा रहा था तो मैंने पहला सेक्शन उसमें कौन सा पढ़ाया? 143 का सबसेक्शन पढ़ाया। 143 के सबसेक्शन 1 में ऑडिटर की दो तो ड्यूटीज हैं, दो तो या दो भी क्या, इनफैक्ट सॉरी राइट्स है, तीन तो राइट्स हैं। क्या तीन राइट्स हैं ऑडिटर के? पहला राइट तो था कि ऑडिटर एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ फर्म, दूसरा ऑडिटर एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, और तीसरा था कि ऑडिटर रिक्वायर कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स। फिर आई ड्यूटीज, ड्यूटीज कितनी थी? 6। ए पॉइंट क्या था? वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी अगेंस्ट अ सिक्योरिटी are properly secured or not and whether its terms and conditions are prejudicial to the interest of company. B point क्या था? B point क्या था? Whether transactions represented by mere book entries are prejudicial to the interest of company. C point क्या था? Where company is any company other than investment company or banking company, whether the sale price of shares, debentures or other securities is less than their purchase price. D point क्या था? Whether loans and advances have been shown as deposits. E point क्या था? Whether personal expenses have been charged to revenue account. और एफ पॉइंट क्या था? वेदर कॉल्स एंड अरियर्स हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। यही तो था। तो एज एन ऑडिटर ये 6 पॉइंट्स चेक करने की मेरी ड्यूटी थी। एज एन ऑडिटर ये 6 पॉइंट्स चेक करने की मेरी ड्यूटी थी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यहां तक बेटा लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यहां तक बेटा लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बोलिए आया? अब बेटा इसके बाद आता है सेक्शन 143 का 2। 143 का 2 ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें पढ़ना नहीं है। इसके आगे एक छोटा सा क्रॉस लगा के छोड़ दीजिए। बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं पढ़ना? अरे यार ये नहीं पढ़ना बस। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि बेटा ये जो सेक्शन है 143 सबसेक्शन 2, इस सेक्शन में जो लिखा हुआ है पता नहीं कितने अनेकों सेक्शन में आगे हजारों बार लिखा हुआ होगा। तो ये अननेसेसरी रिपीटिशन होता है, इसलिए इसको पढ़ने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना। उसके बाद आता है सेक्शन 143 का सबसेक्शन 3। मिल गया? ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये जो सेक्शन के अंदर पॉइंट्स हैं ये मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगा। पहले सेक्शन सुन लो क्या है। इस सेक्शन में 143 के सबसेक्शन 3 में फिर से ऑडिटर की ड्यूटीज है। क्या है? ऑडिटर की ड्यूटीज। ये जो सेक्शन है 143 का सबसेक्शन 3, इसमें भी क्या गिवन है? इसमें भी बेटे ऑडिटर ड्यूटीज गिवन है। सेक्शन 143 के सबसेक्शन 3 में भी ऑडिटर की क्या गिवन है? ड्यूटीज गिवन है, और बहुत सारी ड्यूटीज है जो यहां पर गिवन है। देखो हेडिंग क्या बनी हुई है इस टॉपिक की? हेडिंग क्या बनी हुई है? प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है समझते हो? प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। असर्शंस का मतलब होता है एरियाज टू बी एग्जामिन्ड इन ऑडिट। मेन एरियाज जो ऑडिट में हमें एग्जामिन करने हैं। रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, दैट इज सर अब यहां पर बहुत सारे ऐसे मेन एरियाज हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो जब मैं किसी भी कंपनी के ऑडिट पे जाऊंगा तो मुझे चेक करने होंगे। फिर बोल रहा हूं, यहां पे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ मेन एरियाज हैं जो जब मैं किसी भी कंपनी के ऑडिट पे जाऊंगा मुझे चेक करने होंगे। समझ में आता है? तो ये टॉपिक क्या है? रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस। ये कुछ प्रिंसिपल एरियाज हैं, सिग्निफिकेंट एरियाज हैं, जब मैं किसी भी कंपनी के ऑडिट पे जाऊंगा तो ये ड्यूटी होगी मेरी कि मैं इन एरियाज को चेक करूं। समझ में आता है? तो हेडिंग बनाएंगे कॉपी के अंदर। हेडिंग बनाएंगे कॉपी के अंदर, रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस। रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस यहां लिख लेंगे रेफर नोट्स। रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस ब्रैकेट में लिख लेंगे रेफर नोट्स। मतलब रेफर नोट्स बुक में लिखना है, ये नहीं कॉपी में लिख रहे हो। अब सेक्शन लिखेंगे कॉपी में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। कॉपी में सेक्शन लिखेंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। ठीक है?
सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 लिख लिया? लिख लिया क्या? वेरी गुड। अब बच्चों मेरी बात सुनेंगे। आज अगर मैं किसी भी कंपनी के ऑडिट पे जा रहा हूं तो मुझे बहुत सारे मैटर्स एग्जामिन करने और उस पर रिपोर्ट बनानी है। कौन से मैटर्स मुझे एग्जामिन करने हैं और कौन से मैटर्स पे मुझे रिपोर्ट बनानी है, वन बाय वन मैटर समझाता जा रहा हूं और लिखाता जा रहा हूं। ठीक है, मैं बोर्ड पे ही लिख दूंगा, टेंशन मतलब मैं बोर्ड पे ही लिख दूंगा सारे मैटर्स। ठीक है, ए मैटर क्या है पहले सुन लो। सर जब आप किसी भी ऑडिट पे जाओगे तो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद एंड में आप एक ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे। ऑडिट रिपोर्ट में आपको यह बताना है कि जितनी आपको नॉलेज है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितना आपको विश्वास है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको बताना है कि आपको ऑडिट करने के लिए, ऑडिट के पर्पस के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो जो एक्सप्लेनेशन चाहिए थे, आपको मिले या नहीं मिले। आज जैसे मैं ऑडिट पे गया, मान लो मुझे ऑडिट करने के लिए कंपनी का स्टॉक रजिस्टर चाहिए था और मुझे स्टॉक रजिस्टर कंपनी ने नहीं दिया, तो मैं इस ए पॉइंट के अंदर रिपोर्टिंग करूंगा कि मैं ऑडिट करने गया था, ऑडिट करने के लिए मुझे स्टॉक रजिस्टर चाहिए था, मैंने मैनेजमेंट से स्टॉक रजिस्टर मांगा था, मैनेजमेंट ने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। ए पॉइंट में क्या बताना है कि आपको ऑडिट करने के पर्पस के लिए जो जो इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी, वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपको मिली या नहीं। बताइए आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो लिखते हुए चलेंगे साथ में, लिखते हुए चलेंगे साथ में। ऑडिटर शैल एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन फॉलोइंग। ऑडिटर शैल एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन फॉलोइंग। ए पॉइंट, ए पॉइंट, whether he has received, whether he has received all information, whether he has received all information and explanation which to the best of his knowledge and belief, which to the best of his knowledge and belief was necessary for purpose of audit, was necessary for purpose of audit। देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या चेक हो रहा है, देखना। ऑडिटर बताएगा उसको रिसीव हो गई है क्या, ऑडिटर बताएगा उसको रिसीव हो गई है क्या, सारी इंफॉर्मेशन, सारे एक्सप्लेनेशन जो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग और उसकी बिलीफ के अकॉर्डिंग नेसेसरी थे फॉर पर्पस ऑफ ऑडिट। ये पहला पॉइंट है जो ऑडिटर को ऑडिट में चेक करना है, वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड all information and explanation which to the best of his knowledge and belief was necessary for purpose of audit। समझ में आया? सिंपल पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट क्या है? अब देखो बेटा, बी पॉइंट देखना बोर्ड पर। बी पॉइंट क्या है? देखो क्या होता है, हर कंपनी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल बनानी होती है, लेजर बनानी होती है, कैश बुक बनाना होता है, बैंक बुक बनाना होता है, सेल बुक बनानी होती है, परचेज बुक बनानी होती है। ऐसे करके बहुत सारी बुक्स हैं जो एक कंपनी को बनानी है, हर बिजनेस को ही बनानी है। चलो अभी हम तो कंपनी पढ़ रहे हैं इसलिए हम कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस हो, जर्नल, लेजर, कैश बुक, बैंक बुक, सेल बुक, परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस तो बनाएगा ना या नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो बी पॉइंट ये है, एज एन ऑडिटर मेरी ड्यूटी है कि मैं जाके चेक करूं एज पर लॉ जो भी कंपनी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए थी वो कंपनी ने मेंटेन करी है या नहीं करी है। आज ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा, मान लो अगर कंपनी ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन करी है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मुझे बिलीफ था, मेरे अनुसार कंपनी ने प्रॉपर बुक्स बनाई है। और मान लो कंपनी ने प्रॉपर जर्नल नहीं बना रखी, लेजर नहीं बना रखी, कैश बुक नहीं बना रखी,
तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में यह लिख देगा कि बोले मैं तो ऑडिट करने गया था और मुझे ऑडिट पे पता चला कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करी। बोले आया। तो बी पॉइंट में क्या रिपोर्टिंग होगी? बी पॉइंट में क्या रिपोर्टिंग होगी? बी पॉइंट में वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड थी, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ have been kept by company, as required by law have been kept by company or not, as required by law have been kept by company or not। बोले प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एज पर लॉ एक कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए थी वो कंपनी ने मेंटेन करी या नहीं करी। तो वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय कंपनी और नॉट। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बाय लॉ रिक्वायर्ड थी, कैप्ड बाय कंपनी और नॉट, कंपनी ने रखी है या नहीं रखी है। बोलो आया नहीं आया समझ में? आया। अच्छा अब देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट समझाता हूं, एक बहुत अच्छा पॉइंट समझाता हूं, तीसरा। चलो थर्ड पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये आप लिखना मत, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का हेड ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। और मान लो सीए एक्स है, सीए मिस्टर एक्स है जो ये दिल्ली वाले हेड ऑफिस की क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं। अब एक कंपनी की ब्रांच भी है, कंपनी की एक ब्रांच है मान लो जयपुर में, या कंपनी की ब्रांच है मान लो नेपाल में। मतलब मैं जयपुर नेपाल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक चीज क्लैरिटी रहे कि ब्रांच इंडिया में हो या ब्रांच इंडिया के बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कंपनी की एक ब्रांच है। मेरा क्वेश्चन ये है ब्रांच की ऑडिट कराना भी कंपलसरी होगा क्या? मेरा क्वेश्चन ये है क्या ब्रांच की ऑडिट कराना भी कंपलसरी होगा? तो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 143 का सबसेक्शन 8, इसी सेक्शन का सबसेक्शन 8 जो बोलता है कि ब्रांच ऑडिट भी कंपलसरी है। यस, अगर कंपनी की कोई क्या है ब्रांच भी है तो उस ब्रांच की ऑडिट भी होगी, कोई दिक्कत? अच्छा अब लॉ में ऑप्शन दिया, बोले ब्रांच की ऑडिट उसी बंदे से करा सकते हो जिससे मेन ऑडिट करा रहे हो, या किसी दूसरे सीए से भी करा सकते हो। तो मान लो कंपनी ने बोला हम तो ब्रांच की ऑडिट सीए वाई से कराएंगे, तो सीए वाई तो कहलाएगा ब्रांच ऑडिटर। क्या कहलाएगा? ब्रांच ऑडिटर। और जो ये सीए एक्स है जो एचओ की ऑडिट करा है, जो मेन ऑडिटर है, ये कहलाता है कंपनी ऑडिटर। क्या कहलाता है? ये कंपनी का ऑडिटर है तो ये कंपनी ऑडिटर कहलाता है। अब सर ब्रांच ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि वो जब ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट बनाए तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी ऑडिटर को भी प्रोवाइड करे। वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी किसे प्रोवाइड करे? कंपनी ऑडिटर को भी प्रोवाइड करे। ये ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी है कि ब्रांच ऑडिटर ब्रांच की ऑडिट कर ले, ब्रांच की ऑडिट करके ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट बना ले और ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी ऑडिटर को प्रोवाइड कर दे। अब सुनना मेरी बात, जब हम किसकी ऑडिट पे गए हैं? जब हम किसकी ऑडिट पे गए हैं? कंपनी की ऑडिट पे गए हैं। तो एज एन कंपनी ऑडिटर मुझे यह बताना है कि मुझे ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट मिली या नहीं मिली। अगर मिली तो मैं लिख दूंगा मुझे मिली, नहीं मिली तो मैं लिख दूंगा मुझे नहीं मिली। और ये रूल तब है व्हेन ब्रांच ऑडिटर एंड कंपनी ऑडिटर आर डिफरेंट पर्संस। सर एक बात बताओ, आज सीए एक्स की कंपनी ऑडिट कर रहा है, मान लो कंपनी सीए एक्स से ये बोलती कि ब्रांच ऑडिट भी तू ही कर ले, तो अगर ब्रांच ऑडिटर कंपनी ऑडिट सेम पर्सन ही कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोविजन की नीड ही नहीं है। तो लॉ बोला जहां पे ब्रांच ऑडिटर और कंपनी ऑडिटर अलग अलग लोग हैं, वहां पे कंपनी ऑडिटर को इस बात पर रिपोर्टिंग करनी है कि उसे ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट मिली है या नहीं मिली। मतलब सीए मिस्टर एक्स जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि उसे सीए मिस्टर वाई की ऑडिट रिपोर्ट मिली है या नहीं मिली है। मिली है तो लिखेगा मिली है, नहीं मिली है तो लिखेगा नहीं मिली है। समझ में आया? तो सी पॉइंट क्या चेक होगा? सी पॉइंट क्या चेक होगा? सी पॉइंट वेदर
he has received, whether he has received branch audit report, उसे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मिली है क्या? Whether he has received branch audit report where person other than company auditor, where person other than company auditor is appointed as, where person other than company auditor is appointed as branch auditor, is appointed as branch auditor. समझ में आया? अब लॉ क्या बोला? लॉ क्या बोला? मैं कंपनी ऑडिटर हूं, मुझे अपनी रिपोर्ट में बताना है कि वेदर ही हैज रिसीव्ड ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना है कि मुझे ब्रांच ऑडिट, ये भी तब बताना है वेयर पर्सन अदर देन कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड एज ब्रांच ऑडिटर, जहां पे कंपनी ऑडिटर के अलावा किसी पर्सन को क्या बना दिया गया है? ब्रांच ऑडिटर बना दिया गया। वहां पे मुझे अपनी रिपोर्ट में बताना है कि मुझे ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट मिली या नहीं मिली, और मिली तो कैब मिली। बोलो आया? हाँ, नहीं, सब्सिडरी के लिए नहीं होगा। सर आप ये ऐसी बातें मत पूछो उठपटांग। तू इंजीनियरिंग भी कर रहा होगा, सीए कर रहा है, तो ऐसी बात जब लिखा ही ब्रांच के लिए है तो सब्सिडरी के लिए क्यों होगा ये रूल? तेरी कल शादी है? ऐसे सवाल पूछते हो। अरे भाई लिखा है ब्रांच तो सिर्फ ब्रांच, सब्सिडरी के लिए ऐसा नहीं होगा, एसोसिएट के लिए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ ब्रांच के लिए होगा। ठीक है बेटा? बोल बेटा, बोल चुनमुन, आया? ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? चलें आगे। कब से बता रहा हूं, लॉ में जो होता है वही होता है, जो नहीं लिखा वो नहीं होता। और हम आधे अधूरे पॉइंट नहीं पढ़ते कि ये पढ़ लिया वो छोड़ दिया, जो है पूरा पढ़ रहे हैं। चले आगे। जी सर, चलो सर। तो कितने पॉइंट हो गए बताओ? ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत? बोर्ड को फ्लिप कर लेते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बचे हुए पॉइंट पढ़ेंगे। देखो अब इधर आ जाओ। अब डी पॉइंट क्या है? अब डी पॉइंट क्या है? सर एक बात बताओ, एक चीज बताता हूं। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री तो करी नहीं है, मतलब जर्नल में तो दिखाया ही नहीं है, और बैलेंस शीट में दिखा दिया? सर कई बिजनेसेस ऐसा करते हैं मैनिपुलेशन करने के लिए। क्या करेंगे भाई? बैलेंस शीट में एसेट आ रहे हैं 20 लाख के, मान लो, ठीक है, परचेज 20 लाख के किए तो 20 लाख के ही आ रहे हैं, तो जनरल एंट्री तो सिर्फ कितने एसेट की हुई भी होगी? 20 लाख की। अब बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, रोजी पिक्चर दिखाने के लिए, सुंदर पिक्चर दिखाने के लिए मैनिपुलेशन करके बैलेंस शीट में एसेट 20 लाख की जगह 25 लाख के दिखा दिए। मतलब 5 लाख के एसेट ऐसे हैं जो कभी खरीदे ही नहीं गए, जिनकी कभी जनरल एंट्री नहीं हुई, और जबरदस्ती उन्हें कहां दिखा दिया? बैलेंस शीट में दिखा दिया। तो ऑडिटर जब ऑडिट पे जाएगा, किसकी ऑडिट पे जाएगा? कंपनी की। तो उसको ये देखना है कि बैलेंस शीट और पीएनएल अग्रीमेंट में होने चाहिए, अग्रीमेंट में होने चाहिए, यानी मैच करने चाहिए, टैली करने चाहिए विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैच करने से मतलब है कि जो चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखी हैं वही सेम चीजें बैलेंस शीट और पीएनएल में दिखा रखी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैलेंस शीट और पीएनएल में जो असेट आ रहे हैं या लायबिलिटीज आ रही हैं या जो इनकम आ रही है या एक्सपेंसेस आ रही हैं, आपने कम करके या ज्यादा करके दिखा दी और बुक्स में एक्चुअल में उतने असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस हो ही ना। तो ऑडिटर को ऑडिट में रिपोर्टिंग करनी है वेदर बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अग्रीमेंट में होना मतलब उनसे मैच होना, उनसे टैली करना, उसको मैच कर जाना। समझ में आया? तो ऑडिटर को क्या रिपोर्टिंग करनी है? वेदर बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर इन agreement with, whether balance sheet and P&L are in agreement with, किससे agreement में हो? whether balance sheet and P&L are in agreement with books of accounts। तो देखो समझना, आज ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है कि कंपनी की जो क्या है बैलेंस शीट और पीएनएल है वो अग्रीमेंट में है क्या? अग्रीमेंट में होने का मतलब होता है मैच करना या टैली हो जाना। किससे अग्रीमेंट में है? किसको मैच कर रही है? बोले अग्रीमेंट में है क्या, टैली कर रही है क्या, मैच कर रही है क्या? किसको? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं? बोलिए, बोलो आ गया। कितने पॉइंट चेक हो गए बताओ? 4 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट चेक हो गए? 4।
अच्छा, अब इधर देखना बेटा, अब इधर देखना बेटा, अब यहां के हिसाब से हमने डी पॉइंट तक कर लिया, हमने यहां तक कर लिया डी पॉइंट तक। अच्छा, अब ई पॉइंट, अब सोचो ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट क्या है। सर एक बात बताओ, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी XYZ, कोई भी कंपनी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए? तो मेरी एज एन ऑडिटर ये ड्यूटी है कि जब मैं कंपनी की ऑडिट पे जाऊं तो ये चेक करूं कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए हैं या नहीं बनाए। सोचिए बेसिक मेन चीजें ऑडिट पे चेक करने की। सोचो हमने क्या चेक कर लिया, प्रॉपर बुक्स बनी नहीं बनी, हमने क्या चेक कर लिया, बैलेंस शीट पीएनएल आपस में अग्री हो रही है नहीं हो रही। मेन चीजें ये होती है बेटा ऑडिट में चेक करने के लिए, नहीं इसीलिए तो बोल रहा है रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल अजर्शन, प्रिंसिपल यानी मेन, अजर्शन यानी एरियाज। बोलिए आया? तो की पॉइंट क्या चेक करने के लिए हो गया, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद, किससे, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एएस लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलिए आया कि नहीं आया? आ गया? बोलो तो सही मेरे बच्चों, आया कि नहीं आया? कितने पॉइंट चेक होगा ऑडिट पे? 5। बहुत सारे नहीं करेंगे लेकिन एटलीस्ट इतने कर लेते हैं कि कल को 7-8 नंबर का भी क्वेश्चन आए तो मार्क्स लेकर आ पाए। अब वो पूछ ले बताओ प्रिंसिपल अजर्शन, सारे तो कभी नहीं पूछेगा और ना आपको सारे याद होने, 5-6 भी हो जाए तो बहुत है, लेकिन मैं 5-6 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 7-8 पढ़ा दूंगा कि 8 याद करेंगे तो पेपर में 6 तो याद रहेंगे, ऐसा नहीं सभी भूल जाएंगे। क्लियर है? चलो कितने पॉइंट हो गए? अच्छा डी पॉइंट तक हो गए, नहीं ई पॉइंट भी हो गया, ई पॉइंट भी हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। एफ पॉइंट बोल रहा है आप किसी कंपनी के ऑडिट पे गए और मान लो आपको कंपनी के बारे में एक खराब बात पता चली, कंपनी के बारे में एक खराब बात पता चली, खराब बुरी बात, और वो बात इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि वो कंपनी की वर्किंग पे बुरा प्रभाव डाल रही है, कंपनी की वर्किंग को ही अफेक्ट कर दे रही है। मतलब कुछ ऐसी भयंकर बात मुझे ऑडिट में पता चल गई, कुछ ऐसी खतरनाक बात मुझे ऑडिट में पता चल गई जो कंपनी की वर्किंग के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है। तो बोले ऐसी बातें ऑडिटर को एफ पॉइंट के अंदर बतानी है, ऐसी बातें ऑडिटर को एफ पॉइंट में बतानी है। अब बच्चे बोलेंगे नहीं 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 सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या बता दिया आपने, कोई एग्जाम्पल दे दो, कुछ ऐसे ऐसे कुछ तड़कता भड़कता एग्जाम्पल दे दो मजा आ जाए। तो एग्जाम्पल देता हूं, प्रैक्टिकल एक्चुअल एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली बात बता रहा हूं, बहुत रिसेंटली, करीबन आई थिंक जुलाई की बात होगी, अब इससे ज्यादा रिसेंट तो क्या बताऊं। अब लास्ट ऑडिट ही हमने जुलाई में करी थी, अब ऑडिट का टाइम चल नहीं रहा। तो जुलाई में हम लोग ऑडिट पे गए थे, बिजनेस का नाम नहीं बताऊंगा, मैं अलाउड नहीं होता बताना। तो हम जुलाई में एक ऑडिट पे गए थे, तो उस कंपनी के अंदर क्या है, बेड डेब्ट्स बहुत ज्यादा हो रही थी। हमने एक्चुअल में ये पॉइंट बनाया था रिपोर्ट में जो मैं बता रहा हूं आपको। तो हम लोग ऑडिट पे गए थे जुलाई मंथ में, तो उस कंपनी में क्या है, बेड डेब्ट्स बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा पैसा डूब रहा था। तो हमने ऑडिट करी कि भाई इस कंपनी के अंदर बेड डेब्ट्स ज्यादा क्यों हो रही है, कहीं फर्जी तो नहीं दिखा रहे, फेक तो नहीं दिखा रहे। तो ऑडिट करते वक्त एक बात सामने पता चली कि कंपनी के अंदर क्या है, क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं था कोई भी। क्या नहीं था? क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं था। तो जब भी कस्टमर्स को क्रेडिट पे माल बेचा जाता था तो कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन चेक ही नहीं होती थी, क्रेडिट डिपार्टमेंट ही नहीं था। नॉर्मली कस्टमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने का काम क्रेडिट डिपार्टमेंट का होता है। जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, सब में क्रेडिट डिपार्टमेंट होता ही है। तो हम कंपनी पर ऑडिट पे गए तो हमें पता चला कि वहां पे क्रेडिट डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं है तो जब भी क्रेडिट पे सेल होती थी अलग अलग कस्टमर्स को, तो किसी भी क्रेडिटर किसी भी कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस चेक ही नहीं करता था। अब क्योंकि बिना फाइनेंशियल पोजीशन चेक किए सेल किए जा रही थी, तो कई ऐसे कस्टमर्स को माल बेच दिया जा रहा था जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब थी, और इसी वजह से कंपनी को बेड डेब्ट्स हो रही थी और कंपनी के लाखों रुपए डूब गए थे। लिटरली बता रहा हूं, लाखों रुपए कंपनी के डूब गए थे। तो अब एक बात बताओ, अगर कंपनी के पैसे डूब रहे हैं तो कंपनी की वर्किंग के ऊपर तो बुरा प्रभाव आएगा। और इसका रीजन क्या था कि कंपनी के अंदर क्रेडिट डिपार्टमेंट नहीं था, तो बिना कस्टमर्स की फाइनेंशियल पोजीशन चेक किए क्रेडिट सेल की जाती थी। तो अब ये एक ऐसा पॉइंट हो गया, एक ऐसी बुरी बात हो गई जो मुझे ऑडिट के दौरान पता चली, जो कंपनी की वर्किंग के ऊपर क्या डाल रही थी, बुरा प्रभाव डाल रही थी। तो ये पॉइंट आपको एफ पॉइंट के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो एफ पॉइंट में ऑडिटर की कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है, ऑब्जर्वेशन यानी जो आपको पता चली बात,
जो कंपनी की वर्किंग के ऊपर क्या डाल रही है, एडवर्स इफेक्ट डाल रही है। तो एफ पॉइंट है एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट बाय द ऑडिटर हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। बताइए आया नहीं आया इसमें? इससे ज्यादा प्रैक्टिकल जाके नहीं समझा सकता हूं। आया आया पॉइंट समझ में? तो फिर हाँ, क्रेडिट स्कोर चेक करता है, कस्टमर की पीएनएल बैलेंस शीट चेक करता है, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है कि पुराने जो पेमेंट्स थे वो टाइम से करे नहीं करे। हाँ करेक्ट, और उसके बाद फिर माल बेचा जाता है। ठीक है, तो एफ पॉइंट था एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट बाय एन ऑडिटर having adverse effect on the functioning of company, having adverse effect on the functioning of the company, having adverse effect on the functioning of the company। बताइए बच्चों, ये पॉइंट आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए, यस और यस। आ गया? तो कितने पॉइंट बताओ चेक करने के लिए? एफ 6 पॉइंट हो गया, मतलब 6 तो कर लिए, बहुत है 6, 2 और कर लेते हैं, चलो एटलीस्ट एक तो और करते हैं, 7-8 पॉइंट तो मजा तो है। एफ पॉइंट तक क्लियर है? अच्छा, अब पता है जैसे अभी अपन ऑडिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटर लेवल पे तो नहीं, फाइनल लेवल पे हम लोग कंपनीज एक्ट का जब चैप्टर 11 पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 11, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 11, तो उसमें हम सेक्शन पढ़ेंगे 164 का सबसेक्शन 2। उसमें डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर्स की। वो सेक्शन ये बताता है कि कौन लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। वो सेक्शन क्या बताता है? डिस्क्वालिफिकेशंस बताता है ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। वो सेक्शन ये बताता है कि कौन लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या बताता है? कौन लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। कौन सा सेक्शन बताता है ये? 164 का सबसेक्शन 2। अब मान लो एक कंपनी है रिलायंस, मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, सी अभिषेक लोहिया। अब कंपनी ने अपना डायरेक्टर बना रखा है तनु को, और कंपनी ने अपना डायरेक्टर बना रखा है कुणाल को। तनु को और कुणाल को अपना डायरेक्टर बना रखा है, ठीक है? क्या होगा? तो तू कौन सा डायरेक्टर है रिलायंस का? एग्जाम्पल ही तो है। तो बेटा एक कंपनी है रिलायंस, सी अभिषेक लोहिया रिलायंस के ऑडिटर हैं। मैं जब रिलायंस की ऑडिट पे गया तो मैंने देखा कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं, एक तनु है और एक विधि का विधान है। ठीक है, बोले कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं, एक तनु है और एक विधान है। अब मेरे को फर्दर चेकिंग करने पे पता चला कि तनु तो एक प्रॉपर बंदी है, क्वालिफाइड बंदी है, लेकिन विधान डिसक्वालिफाइड था डायरेक्टर बनने के लिए, फिर भी कंपनी ने इसको डायरेक्टर बना रखा है। तो जी पॉइंट यही है, एज एन ऑडिटर मुझे ऑडिट पे जाके चेक करना होता है कि कंपनी ने कहीं किसी ऐसे बंदे को तो ऑडिटर नहीं बना दिया है जो सेक्शन 164 के अनुसार कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। और अगर कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को डायरेक्टर बनाया है जो डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड था, तो मुझे ऑडिटर को यह बात जी पॉइंट के अंदर बतानी पड़ेगी। मैं जी पॉइंट में लिख दूंगा, मैं ऑडिट करने गया था रिलायंस की, और मुझे ऑडिट पे पता चला कि कंपनी ने विधि के विधान को अपना डायरेक्टर बना रखा है, जबकि विधि को यही मंजूर था कि वो 164 के सबसेक्शन 2 में डिस्क्वालिफाइड है। क्या आया? नहीं आया समझ में? मतलब आपको ये देखना है कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को तो डायरेक्टर नहीं बना दिया जो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालिफाइड है, और अगर कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को डायरेक्टर बना दिया जो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालिफाइड है, तो ऐसे डायरेक्टर का नाम जी पॉइंट के अंदर बताना पड़ेगा। बोलिए आया? आया कि नहीं आया? इजी पॉइंट, हार्ड तो नहीं था। तो जी पॉइंट में क्या बताएंगे? जी पॉइंट में क्या बताएंगे? वेदर एनी पर्सन हु इज, बात मत करो बेटा, हु इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 has been appointed as director of the company, कहीं कोई ऐसा बंदा जो सेक्शन 164(2) में डिस्क्वालिफाइड है,
कहीं किसी ऐसे बंदे को तो कंपनी का डायरेक्टर बनाया नहीं गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना, कहीं किसी ऐसे पर्सन को जो डिस्क्वालिफाइड है सेक्शन 164 के सबसेक्शन 2 में, ऐसे बंदे को तो हमने कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर दिया है। ये जब मैं कंपनी के ऑडिट पे जाऊंगा तो एज एन ऑडिटर मुझे चेक करना पड़ेगा। बताइए आया? और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा 143 में, सारे नहीं हम लर्न कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल, एटसेट्रा करके छोड़ दीजिए। क्लियर है? बट ये जो 7 पॉइंट लिखाए हैं वो कम से कम मिनिमम आपको लर्न करके जाने चाहिए। ठीक है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आप मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो मैं बोल दूंगा सेक्शन ही छोड़ देना। मेरी हैबिट है, जो लोग मेरे से फाउंडेशन में पढ़े उन्हें भी पता है, मैं एंड में एक लिस्ट दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है? तो जो मैं आपको लिस्ट दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें मैं ये सेक्शन नहीं डालूंगा। इस सेक्शन से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है। फिर बच्चे बोलते हैं सर आपने पढ़ाया क्यों? क्योंकि किस्मत क्या कभी भी फूट सकती है। कल को पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिख के आओगे कि हमारे सर ने तो बोला था इंपॉर्टेंट ही नहीं है, छोड़ जाना। नहीं कर सकते ना बेटा आप ऐसा। तो इसलिए मेरी हैबिट है हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करते, लेकिन मैं जब एंड में आपको लिस्ट दूंगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। उस टाइम पर अगर आपको लगे तो ये सेक्शन पढ़ लेना, नहीं लगे तो मत पढ़ना। लेकिन जब मैं एक बार क्लास में खड़ा हूं तो मैं 101% जो भी चीज है वो एक बार डिस्कस तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है? तो 143 में क्या है? रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एसर्शन। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे पढ़ेंगे। ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट क्या था कि वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन व्हिच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ वाज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बी पॉइंट क्या था? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय कंपनी। सी पॉइंट क्या था? वेदर branch audit report, whether he has received branch audit report where person other than company auditor has been appointed as branch auditor. D point क्या था? Whether balance sheet and P&L are in agreement with books of accounts. E point क्या था? Whether financial statement comply with accounting standards. F point क्या था? Whether any comment or observation of auditor having adverse effect on functioning of company. और लास्ट पॉइंट क्या पड़ा? whether any person disqualified under section 164 subsection 2 has been appointed as the director of the company. बोलिए आया क्या? बोलो यार, बोलो ना। चलें क्या? चलो सर, चलो सर, आ गया सर, हमको सब आ गया, हम बहुत इंटेलिजेंट। ठीक है इंटेलिजेंट बच्चों, तो रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एसर्शन हो गया। इसमें और भी मैटर है बट 7 बहुत हैं, नहीं जरूरत इससे ज्यादा करने की, वो भी नहीं आ रहे पेपर में मुझे पता है। ये पूरा कंटिन्यूएशन में, पूरा कंटिन्यूएशन में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। अब एक आता है 143(4), बस उसके ऊपर आ जाओ। आगे क्या बेटा? सेक्शन 143 के सबसेक्शन 4 पर काटना नहीं होता किसी भी चीज को। धमाधम काट रही है पेन से, ले बेटा आजा आज तो। काट क्यों रहे हो? ये मेरी बुक गंदी मत करो, ये काटने का कोई सिस्टम नहीं है। काटना क्यों है? काटो वो चीज जो गलत है। गलत थोड़ी है कोई जो लिखा हुआ है, काट दी मस्त ऐसे पेन लेके, सांप बना रही है उस पर, बेवकूफ। चलो चले आगे बेटा। अब 143(4) बोलता है, यार तेरा क्या नाम है? तो बड़ा चोर है यार, मतलब बहुत ही घटिया आदमी है। सर इसको मैं चोर या घटिया बोल सकता हूं क्या? हाँ, लेकिन रीजन होना चाहिए। बिना रीजन के बोल सकता हूं क्या? बिना रीजन के थोड़ी बोल सकता हूं। आज मैंने इसको कल मेरी गाड़ी में से पेट्रोल चुराते हुए देख लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं तू चोर आदमी है, तू घटिया आदमी। तो किसी ने पूछा यार आपने सर आयुष अग्रवाल को चोर और घटिया क्यों बोला? मैंने यार मेरी गाड़ी से पेट्रोल चुराता है। तो आप किसी को बुरा बोलो, हम उसकी बात नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, पर रीजन भी तो होना चाहिए। तो सेक्शन 143(4) ये बोलता है कि ऑडिटर जब ऑडिट में ये जो 7 मैटर चेक किया या कहीं पे कोई भी चेकिंग की और उसमें ऑडिटर ने कंपनी के अगेंस्ट कोई एडवर्स रिमार्क दिया, कोई बुरा रिमार्क दिया, कोई क्वालिफाइड रिमार्क दिया। क्वालिफाइड का मतलब होता है नेगेटिव। कोई आपने नेगेटिव रिमार्क दिया, कोई एडवर्स रिमार्क दिया, बोले 2, लेकिन साथ में आपको उस रिमार्क का रीजन भी बताना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं, अभी हमने ई पॉइंट चेक किया। देखो ई पॉइंट में हमने ये देखा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने। तो वहां पे ऑडिटर ने मानो नेगेटिव कमेंट दे दी कि हमारे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बने। तो सेक्शन 143 का सबसेक्शन 4 बोला कि सिर्फ नेगेटिव कमेंट नहीं दे सकते आप, आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। मैंने नेगेटिव कमेंट क्या दिया कि हमारे अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बने। लॉ बोला आप दो नेगेटिव कमेंट,
लेकिन अब रीजन बताओ कि आपको क्यों लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बने। तो अब मैं रीजन बता रहा हूं कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वो ये बताता है कि बुक्स के अंदर इनकम कब रिकॉर्ड होनी है। तो उसमें तो लिखा हुआ था कि बुक्स के अंदर इनकम तब रिकॉर्ड होनी है जब सब रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर हो गए हो। लेकिन जब मैं इस कंपनी के ऑडिट पे गया तो मुझे तो पता चला कि रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफर ही नहीं हुए थे, फिर भी कंपनी ने रेवेन्यू बुक कर लिया। तो इसका मतलब तो इस कंपनी में AS9 से कंप्लायंस नहीं हो रही, इसलिए हम तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बने। ये मैंने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, हालांकि आप लोगों को एग्जांपल शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि अभी आपने AS9 पढ़ा नहीं है। पर अब दिक्कत यह, मैं चाहे किसी भी AS का एग्जांपल ले लूं, आपने अभी कोई भी नहीं पढ़े, समझ रहे हो। तो पॉइंट ये है, मैंने जो लिया एग्जांपल एक्चुअल है, कल को जब आप AS9 पढ़ लो तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। आजकल क्या रिकॉर्डिंग है, तो सर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो आज अगर मैंने एग्जांपल दिया तो दिस इज एक्चुअल एग्जांपल। तो अब मैं रिपोर्ट में बोल रहा हूं AS कंप्लाई नहीं हुए, तो मैं रीजन भी बता रहा हूं कि क्यों बोल रहा हूं कि कंप्लाई नहीं हुए। तो 143 का 4 यही बोल रहा है कि एज एन ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट दोगे तो आपको नेगेटिव कमेंट का रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपने नेगेटिव कमेंट क्यों दिए। बोलिए आया। तो क्या टॉपिक है बेटा, रीजंस टू बी गिवन, सेक्शन 143 सबसेक्शन 4। इसमें क्या बोल रहा है, वेयर एनी ऑफ द मैटर, बोले कोई भी मैटर जो मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना होता है, रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट इज आंसर्ड इन द नेगेटिव। हमने उसका नेगेटिव में आंसर कर दिया, या विद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब भी बेटा नेगेटिव होता है, हमने उसको नेगेटिव में आंसर कर दिया। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, द रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजंस देयरऑफ। आपने जो नेगेटिव कमेंट दिया है, आपने जो नेगेटिव कमेंट दिया है, आपको उसके क्या बताने पड़ेंगे, रीजंस भी बताने पड़ेंगे। बोलिए बेटा, आया कि नहीं आया, आ गया क्या, बोलो हाँ या हाँ, आया। अच्छा बेटा, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने गवर्नमेंट कंपनी सीखा होगा फाउंडेशन में, गवर्नमेंट कंपनी। बेटा गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी या तो 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। कुल मिलाके गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कंट्रोल होता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, या ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और पार्ट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का हो। समझ में आता है। अब बेटा जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके रिस्पेक्ट में पावर्स मिलती हैं, किसको, पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। बेटा गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट के रिस्पेक्ट में CAG को कुछ पावर्स मिलती हैं। अब वो CAG की पावर्स हैं सेक्शन 143 के सबसेक्शन 5 में, 143 के सबसेक्शन 6 में और 143 के सबसेक्शन 7 में। तो CAG की क्या पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट्स, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें मैं पहले 143(5) बता रहा हूं, फिर मैं आपको 143(6) बताऊंगा और फिर मैं 143(7) बताऊंगा, ठीक है क्या। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले 143(5) क्या बोलता है, इसमें सिर्फ दो बातें लिखी हैं। 143(5) पहले तो ये बोलता है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी ऐसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है विच इज कंट्रोल्ड बाय CG और कंट्रोल्ड बाय SG और पार्टली कंट्रोल्ड बाय CG एंड पार्टली कंट्रोल्ड बाय SG, तो अगर CA गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कर रहा है तो CAG हमारे CAG कौन है, हमारे CAG हैं श्री GC मुर्मू जी, GC मुर्मू नाम है, हमारे CAG का नाम है GC मुर्मू, ठीक है। तो लॉ बोला जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज करो चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक लोहिया ऑडिट कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी BSNL की, तो GC मुर्मू की पावर है कि GC मुर्मू मुझे डायरेक्शंस दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कैसे करनी है।
और एज अ सीए फिर मेरी ड्यूटी हो जाएगी कि मैं सीएजी की यानी जीसी मुर्मू के डायरेक्शंस की पालना करूं और उसके निर्देश अनुसार ही सरकारी कंपनी की ऑडिट करूं। तो सीएजी की पावर क्या हो गई? डायरेक्शंस देने की कि गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट किस तरीके से होनी चाहिए। बोलिए आया? सीएजी मुझे बोलेगा तेरे को ऑडिट ऐसे करनी है तो वैसे ही करनी है, इतना सा पॉइंट। और दूसरा, एज अ सीए, एज अ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, मेरी ये ड्यूटी है कि जब मैं ऑडिट खत्म कर लूं तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सीएजी को भी दूं। तो मैं सीएजी के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा हाँ मुर्मू जी कैसे हैं, मुर्मू जी बोलेंगे मैं तो बहुत बढ़िया हूं, फिर मैं अपनी जेब से ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी निकालूंगा और मुर्मू जी को पकड़ाऊंगा। बोलिए आया? तो 143(5) में कितनी बातें लिखी हैं? एक और दो। पहली बात, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पावर है कि अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट का, तो सीएजी डायरेक्शन दे देगा कंपनी ऑडिटर को कि ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कैसे करनी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपने ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सीएजी को भी प्रदान करे। बोलिए आया? बोलिए यस और यस। नो का कोई स्कोप नहीं है इसमें। बोलिए आया? इजी सेक्शन। तो सिर्फ ये दो पॉइंट पढ़ने हैं इसमें, एक ये वाला पढ़ेंगे और एक ये वाला। इसमें माथा मत लगाना। क्यों नहीं पढ़ा रहे सर? सर को नहीं आता, ज्यूम कर लो, ठीक है? बस नहीं करना, मैं बोल रहा हूं तो मान लो। मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे 98 नंबर का पेपर आ जाएगा, 2 नंबर की मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? 98 नंबर का अगर तुम अटेम्प्ट कर सकते हो तो खुश रहना, नहीं तो डूब मरना, ठीक है? इस बार 120 नंबर का पेपर में से 120 नंबर का पेपर मेरे नोट्स में से आया था, फिर भी मैं बच्चों को बोलता हूं 2 नंबर की स्कोप लेके चलना कि नहीं आएगा। 98 जो मैंने पढ़ाया वही आएगा, और 120 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 20 नंबर के साथ में ऑप्शन आते हैं। हाँ, कई बच्चे सोच रहे हैं 120 बोले पेपर तो 100 का ही होता है। मेरे को पता है कुछ बुद्धू ऐसे भी हैं, मैं जानता हूं उनको। देखना इधर, आपको नहीं बोल रहा, आप तो होशियार हो। चलो इधर देखना, सोचा था ना इसने ऐसे ही। हाँ वो मैं जानता हूँ इसको। चलो इसको देख के मैं समझ गया था ऐसी कुछ बात बोल रहा हूँ, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं। देखो इधर देखना, पेपर में क्या होता है, अपने पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, एक ऑप्शन में रहता है। तो टोटलिटी में जो पेपर आता है 116 से 120 नंबर का आता है। कई बार क्वेश्चन के बीच में भी ऑप्शन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हुए तो 2 पार्ट में से 1 पार्ट करना होगा, कई बार इस तरह का भी ऑप्शन आता है। तो 116 से 120 नंबर का टोटलिटी में पेपर आता है। करूंगा फॉर्मेट पेपर का डिस्कस, आज तो नहीं, आज तो पढ़ा लो, ठीक है? तो देखो बेटा, अगर कोई कंपनी क्या है, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, देखना बेटा, गवर्नमेंट कंपनी है या कोई भी अदर कंपनी है जिसपे ओनरशिप या कंट्रोल है, किसकी ओनरशिप या कंट्रोल है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट की। तो सीएजी, ऐसी कंपनी के केस में सीएजी क्या दे सकता है? डायरेक्ट करेगा। किससे डायरेक्ट करेगा? कंपनी ऑडिटर को, कि उसे किस तरीके से ऑडिट करनी है। मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। बताइए आया? आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, दूसरी ड्यूटी क्या है मेरी? मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी सीओजी को दूंगा। तो द ऑडिटर यानी कंपनी ऑडिटर शेल सबमिट अ कॉपी ऑफ हिज ऑडिट रिपोर्ट टू सीएजी। बोलिए बच्चों, आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, अब बेटा एक सेक्शन है 143, 143, उस सेक्शन में 2 पार्ट हैं, उस सेक्शन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट आज समझा रहा हूं, दूसरा पार्ट डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, अगर आज टाइम बचा तो आज बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। पहले एक पार्ट देख लो क्या है, पहले एक पार्ट देख लो क्या है। सर एक पार्ट ये, जैसे मैंने अभी भी बताया, मान लो गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, ठीक है? बीएसएनएल की ऑडिट कर रहे हैं सीए राम। कौन ऑडिट कर रहे हैं? सीए राम। तो सीए राम कौन हो गए? कंपनी ऑडिटर हो गए। और यहां पे कौन है? सीएजी। सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू। अभी 143(5) क्या बोला? कि कंपनी ऑडिटर ऑडिट करके गवर्नमेंट कंपनी की अपनी रिपोर्ट सीएजी को देगा। तो मान लो सीए राम ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 के अनुसार अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी
अपनी ऑडिट रिपोर्ट कॉपी किसको दे दी? सीएजी को दे दी। सीएजी को रिपोर्ट कब मिली? लेटर से सीएजी को रिपोर्ट मिली 4 जुलाई 2021 को। अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 बोला कि सीएजी को जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, सीएजी को जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, उससे सीएजी के पास 60 डेज का टाइम है। तो एक काम करो, पहले 4 जुलाई में 60 डेज जोड़ो। अगर मैं 4 जुलाई में 60 डेज जोड़ता हूं तो जुलाई के 27 डेज आएंगे, जुलाई के बाद अगस्त के 31 डेज आएंगे और 2 दिन आएंगे नवंबर के। तो 60 डेज पूरे होंगे 2 नवंबर 2021 को। ठीक है, गड़बड़ कर दी मैंने क्या? सितंबर आएगा, सॉरी। अब आप लोग गड़बड़ कर देते हो, मैं क्या करूं? तो क्या आएगा? सितंबर आएगा। ठीक है, सेकंड ही आएगा, सितंबर आएगा, बस आ गया। अब सीएजी को क्या लगा भाई? सीएजी को कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट मिली राम की। मान लो सीएजी ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं, सीएजी को लग रहा है कि राम ने अपनी ऑडिट ठीक से नहीं करी, सीएजी को लग रहा है कि एडिशनल ऑडिट कराने की नीड है। तो अब सीएजी को जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी उससे 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज में नहीं किया तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस दिन सीएजी को ऑडिट रिपोर्ट मिली उससे 60 डेज के अंदर अंदर, उससे 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी में ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट, सीएजी में ऑर्डर सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल। सीएजी में ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सीएजी गवर्नमेंट कंपनी की क्या करा सकता है बेटा? सप्लीमेंट्री ऑडिट, मतलब एडिशनल ऑडिट करा सकता है। सीएजी को लग रहा है कि सीए राम ने अपनी ऑडिट ठीक से नहीं करी, तो सीएजी को सीए राम की जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी गवर्नमेंट कंपनी की एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करा सकता है। यह पावर सीएजी की गिवन है सेक्शन 143 के सबसेक्शन 6 में। अच्छा, सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करेगा, कैसे करेगा, यह सब सीएजी डिसाइड करता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय सीएजी। तो सीएजी ने बोला कि सप्लीमेंट्री ऑडिट सीए अभिषेक लोहिया करेगा तो सीए अभिषेक लोहिया कर लेगा। उन्होंने बोला सीए तनु करेगी तो सीए तनु कर लेगी। उन्होंने बोला कि सीए विधान करेगा तो सीए विधान कर लेगा। बोलिए आया? मतलब सीएजी की पावर क्या हो गई कि सीएजी को गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट मिली, सीएजी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं था, सीएजी गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं था, तो सीएजी ने 60 डेज के अंदर अंदर क्या करवाई? सप्लीमेंट्री ऑडिट कराई गवर्नमेंट कंपनी की। और सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करेगा, उसका डिसीजन भी कौन लेगा? सीएजी लेगा। आया? कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट देना कंपलसरी है, वो ऑप्शन। देखो ऐसे समझो, एक होती है ड्यूटी और एक होता है राइट। डायरेक्शन देने का सीएजी का राइट है, अब वो यूज करे तो करे वरना ना करे। और ड्यूटी वो होती है जो आपको करना मैंडेटरी है। तो ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी देना सीएजी की ड्यूटी है, तो वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्लास में आना आपकी ड्यूटी है, लेकिन क्लास में डाउट पूछना आपका राइट है। डाउट आए तो पूछिए, नहीं आए मत पूछिए, लेकिन आना तो पड़ेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट देना सीएजी की ड्यूटी है, कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी है, लेकिन सीएजी का राइट है कि वो कंपनी ऑडिटर को डायरेक्शन दे या ना दे। उसी तरह यहां भी सीएजी का राइट है, उसे जरूरत लगेगी तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराएगा, नहीं लगेगी तो नहीं कराएगा। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट करानी है तो ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 60 डेज में ही करानी है। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा इधर एक बार। राइट ऑफ सीएजी, इसमें एक ही पार्ट पढ़ा है मैंने, अभी अगला पार्ट कल कराएंगे बस। राइट ऑफ सीएजी टू कंडक्ट क्या? सप्लीमेंट्री ऑडिट। बस ये एक पार्ट और है, ये वाला, ये कल बताएंगे, तो इसलिए उसको भी रीड नहीं कर रहे। तो सीएजी शैल कितने दिन में? विद इन 60 डेज। 60 डेज कब से काउंट होंगे? जिस दिन उसको कंपनी ऑडिटर से रिपोर्ट मिलेगी। विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव द फॉलोइंग राइट्स। कितने राइट हैं? 2 हैं। एक पढ़ा है मैंने, एक कल पढ़ाऊंगा। ए पॉइंट, सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री का मतलब एडिशनल। एग्जाम में नहीं होता था, एग्जाम देते थे
फिर आपकी शीट बढ़ जाती थी तो मैम से मांगते थे, मैम सप्लीमेंट्री, मैम धागा दे दो शीट भर लेंगे। वही वाली सप्लीमेंट्री याद आया? सप्लीमेंट्री ऑलवेज मीन समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग एडिशनल। तो क्या बोल रहा है? सीएजी में माने ऑप्शनल, सीजी की मर्जी होगी, सीएजी की मर्जी होगी कराएगा, नहीं मर्जी होगी नहीं कराएगा। सीएजी में ऑर्डर क्या? कंडक्ट ऑफ अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सप्लीमेंट्री ऑडिट कौन करेगा? जिसे सीएजी बोलेगा करने को। सीएजी ने बोला आयुष करेगा तो आयुष करेगा, सीएजी ने बोला शिवम करेगा तो शिवम करेगा, सीएजी ने बोला कि ये तनु बेट्स मनु करेगी तो तनु बेट्स मनु करेगी। तो सप्लीमेंट्री ऑडिट वैसे ढूंढा नहीं ढूंढा आपने कोई मनु वनु? अरे बताओ। बोले सर अभी तो मैं नाबालिग हूं। है वैसे आप कितने साल के हो? 11 साल 12 साल? सच बताना, देखो भगवान के समय देखो। सर छोड़ो यार, झूठ बोलेगी तो। है कितने साल के? झूठी। चलो इधर देखो, किसी को नहीं विश्वास, है अनंता ही मेरे से 4 बार पूछ चुकी। चलो इधर देखो, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट शैल बी कौन करेगा बेटा? पढ़ना। कंडक्टेड बाय सच पर्सन एज सीएजी में ऑथराइज इन दिस बिहाफ, जिसे सीएजी ऑथराइज करेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, सबसे पहली चीज सीएजी ऑर्डर करेगा सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सप्लीमेंट्री ऑडिट वो पर्सन करेगा जिसे सीएजी ऑथराइज करेगा कि ठीक है बेटा जा और सप्लीमेंट्री ऑडिट करके आ। बस 2 ही पॉइंट पढ़ना है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब बेटा आज अपन इतना ही रखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आई थिंक 143.7 तो आप देखोगे तो एक लाइन का ही है, वो खत्म हो जाएगा। 143.8 भी पढ़ा दूंगा, गारंटी है। 143.9 भी पढ़ा दूंगा, 10 भी पढ़ा दूंगा और 11 भी पढ़ा दूंगा, गारंटी। 143, 12, 13, 14, 15 ऑडिट के सिलेबस का पार्ट है। तो वो मैं जब ऑडिट स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा। कुछ लोग यहां पे ऑलरेडी ऑडिट पढ़ चुके हैं तो शायद मैंने उनको ऑलरेडी पढ़ा दिया होगा। बाकी लोग जब ऑडिट पढ़ेंगे तब उनको पढ़ाया जाएगा। वो है ही नहीं यहां का, वो पार्टी ऑडिट के सिलेबस का है, तो अपने आप ऑडिट के सिलेबस में पढ़ेंगे। उसके बाद 144 हम पढ़ चुके हैं, तो 144 तक आप एक तरीके से मान लो नेक्स्ट क्लास में क्लोज हो जाएगा। फिर 145, 146, 147 और 148 छोटे छोटे सेक्शन है पढ़ा के। क्लियर है? पक्का सबको समझ में आ रहा है यहां तक जो पढ़ा रहा हूं, या कोई क्वेरी लग रही है? लग रहा है चैप्टर आ रहा है? एक काम करो, 1 मिनट दे दो, बस सेक्शन का रिकैप करा दो मोटा मोटा ब्रॉड। 139 तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का था। 140 में एक तो ऑडिटर का रिमूवल है और एक ऑडिटर का रेजिग्नेशन है। 140 में एक तो ऑडिटर का रिमूवल है और एक ऑडिटर का रेजिग्नेशन है। 141 में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है। 142 के अंदर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है। 142 में क्या है? 142 में ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है। और फिर आता है 143 जो भी हमारा चल ही रहा है। इसमें बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, जैसे इस सेक्शन में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ ली ऑडिटर की। अभी हम 143, 5, 6 और 7 पढ़ रहे हैं जिसमें सीएजी की पावर्स हैं। कल 143 का 8 पढ़ाऊंगा जिसमें ब्रांच ऑडिट है। फिर 143, 9 और 10 पढ़ाऊंगा जिसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। जैसे अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ही ऑडिटिंग करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो है। फिर 143, 11 में पता नहीं क्या है। 12, 13, 14, 15 हम सीए के ऑडिट के सिलेबस में पढ़ेंगे। तो वो जो बोथ ग्रुप करेंगे उनको दिमाग लगाना है, जो एक ग्रुप करेंगे उनको मस्त रहना है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक 144 और पढ़ लिया प्रोहिबिटेड सर्विसेज का। कुछ 8 सर्विसेज थी, याद है? नाम दिलाऊं ऐसे? एक मिनट ऐसे मौका लगाए तो बात कर लें। कुछ 8 सर्विस थी जो जिन कंपनीज के आप ऑडिट कर रहे हो उनको नहीं देनी होती थी। या बोलूं फटाफट? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज पहला, इंटरनल ऑडिट दूसरा, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम तीसरा, एक्चुरियल सर्विसेज चौथा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज पांचवा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज छठा, और क्या था उसके अंदर? और क्या था उसमें? रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स सर्विसेज सातवां और मैनेजमेंट सर्विसेज आठवां। उसी ऑर्डर और सीक्वेंस में बोला है जिस ऑर्डर और सीक्वेंस में बुक्स में लिखा हुआ है। फटाफट बोल दो एक बार और लर्न हो जाए, मजा आ जाए। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सिस्टम, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस और मैनेजमेंट सर्विस। ये 8 सर्विसेज मुझे उस कंपनी को देना प्रोहिबिटेड है जिस कंपनी का मैं ऑडिटर हूं, और इसके अलावा कोई भी अदर सर्विस अगर कंपनी को देनी है तो दे सकता हूं विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी। ये लिखा हुआ है सेक्शन 144। आया क्या? बोलो बच्चों, डन है? अब कल आएंगे तो 145 बताएंगे, 146 बताएंगे, नहीं कल नहीं बताएंगे, परसों बताएंगे। 145, 140, 146, बस 2-3 क्लास का बचा है, ये चैप्टर खत्म।
फिर तुम्हें 2 चैप्टर अदर लॉस के पढ़ाएंगे मस्त। तुम कहोगे हमें कुछ हार्ड पढ़ने की इच्छा है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाऊंगा। अब तुम बोलोगे नहीं सर कुछ चिल पढ़ा दो, परेशान हो गए, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है।